बेटा दिस इज सर सलमान। सेकेंड ईयर फिजिक्स में बेटा इस वक्त हमें बात करनी है। हमने अब तक चैप्टर नंबर 11 के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने बात की इस चैप्टर के ओवरऑल टॉपिक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया हीट से रिलेटेड, हमने बात की थर्मल एक्सपेंशंस के बारे में, गैसेस लॉ के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में, और अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक हीट की कंडीशंस को और उनकी डेरिवेशन से रिलेटेड हमने बात की। इस वक्त हमें बात करनी है इस चैप्टर के कुछ बेसिक एमसीक्यूज के बारे में, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सो चैप्टर नंबर 11 टोटली रिलेटेड था हीट से, और हमने हीट से रिलेटेड बात की। अब इस चैप्टर के हमें बात करनी है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, इट मींस एमसीक्यू सेक्शन के या एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। इस वक्त मैं आपको हर टॉपिक के लिहाज से जैसे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाऊंगा, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में हम हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज को जो कि पास पेपर्स में मौजूद है, 30 ईयर्स के पास पेपर्स में, बल्कि 33 ईयर्स के पास पेपर्स के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मौजूद है, हमें उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड यहां पे बात करनी है। सो मेरा बेटा अगर हम डील करें यहां पर चैप्टर नंबर 11 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 दैट इज कॉल्ड हीट। हमें बात करनी है सबसे पहले हीट से रिलेटेड, जो कि चैप्टर नंबर 11 के सबसे बेसिक टॉपिक है हीट, जिसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज के बारे में हमें बात करनी है। चैप्टर नंबर 11 हीट में पास पेपर्स में एक क्वेश्चन आया था, सवाल था द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? The SI unit of heat, हीट की SI यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, सो द ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद है। सवाल है the SI यूनिट ऑफ हीट, हीट की SI यूनिट क्या होती है? the SI यूनिट ऑफ हीट क्या होगी? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी BTU। अच्छा एक सवाल, कुछ बच्चों को नहीं पता सर BTU का मतलब क्या होता है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU is also a unit of heat. Calorie is also a unit of heat. कैलोरी भी बेटा कैलोरी भी हीट की यूनिट है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये भी हीट की एक यूनिट होती है। द केल्विन इज दैट, केल्विन टेम्परेचर की SI यूनिट होती है। तो इट मींस सवाल लिखा हुआ ये है द SI यूनिट ऑफ हीट, हीट की SI यूनिट क्या होती है? हमें हीट की SI यूनिट के बारे में बात करनी है। तो याद रखिएगा द SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल, हीट की SI यूनिट होती है जूल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो सवाल क्या था? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट? द SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बेटा? इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या लिखा हुआ है, एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। एनर्जी को हम किसमें मेजर नहीं कर सकते? बेटा ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस में डील करवा रहा हूं आपको। एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी BTU, ऑप्शन डी केल्विन। एनर्जी कैन नॉट बी मेजर, एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते। एनर्जी को हम किस में मेजर नहीं कर सकते? तो याद रखिएगा एनर्जी की मेजरमेंट हम जूल में भी करते हैं, एनर्जी की मेजरमेंट हम कैलोरी में भी करते हैं, एनर्जी की मेजरमेंट हम BTU इट मींस ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी एनर्जी की यूनिट होती है। सो बात वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। यहां पर सवाल ये है कि एनर्जी को किसमें मेजर नहीं कर सकते। तो बेटा एनर्जी की मेजरमेंट जूल में भी होती है, एनर्जी की मेजरमेंट कैलोरी में भी होती है, एनर्जी की मेजरमेंट BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी होती है। सो हम किस में मेजर नहीं कर सकते? एनर्जी की मेजरमेंट हम केल्विन में नहीं कर सकते, क्योंकि केल्विन तो मेजरमेंट होती है, केल्विन तो यूज होता है टेम्परेचर के लिए। केल्विन मतलब टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम केल्विन को यूज करते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते। किसमें मेजर नहीं कर सकते? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज केल्विन। इज इट क्लियर बेटा? होप सो दैट कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा एमसीक्यूज नंबर 3, ये भी पास पेपर्स का एक क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू, ये तो बच्चों को रटा हुआ होगा। आपको जब टॉपिक पढ़ाया जाता है हीट का, तो सबसे पहले यही हम बताते हैं हीट के अंदर कि बेटा हीट और कैलोरी का एक रिलेशन होता है। जैसे बिल्कुल आप पढ़ते थे ना, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, टाइम की यूनिट होती है मिनट्स, टाइम की यूनिट होती है आवर, टाइम की यूनिट होती है वीक, टाइम की यूनिट होती है मंथ, टाइम की यूनिट होती है ईयर्स, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड।
और आपको पता है सेकंड और मिनट्स में रिलेशन क्या होता है, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। तो सेम एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है, एनर्जी की यूनिट ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। तो वो कहता है 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होगा? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 420। भाई किसी का नाम नहीं है यहां पर, 420 का मतलब ये कोई ना किसी के बारे में बात नहीं की जा रही, ये एक नंबर है बेटा, काइंडली पर्सनल नहीं लीजिएगा। ऑप्शन सी 0.42 एंड ऑप्शन डी 4.2। आपको पता है 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल के, 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल के। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4.2। क्लियर? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। क्लियर? इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगर आप सबको भी कॉपी करना हो तो साथ साथ कॉपी कर सकता है, या पिक्चर लेते जाओ साथ साथ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। जैसे अभी एक एमसीक्यूज करवाए ना, आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट करवाऊंगा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से घर पे रिलैक्स होकर बैठ के चिल होकर आपने कॉपी करना है। आगे चले बेटा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है हमारे पास टॉपिक नंबर 2। बेटा टॉपिक नंबर 1 में पास पेपर्स में 33 इयर्स के अंदर बेटा अप्रोक्सीमेट 33 इयर्स 1989 से लेकर 2019 तक, क्योंकि लास्ट ईयर तो पेपर ही नहीं हुआ, तो इट मींस अब तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे हीट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस था, 3 एमसीक्यूज थे, पास पेपर्स के हमने डील किया। क्योंकि हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा इशू होता है कि सर एमसीक्यूज को कैसे डील करते हैं, एमसीक्यूज का ट्रिक बताएं। तो इट मींस हमने पास पेपर्स के एमसीक्यूज को साइमल्टेनियसली हमने डील किया। इस वक्त हमें बात करनी है टॉपिक नंबर 2, दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर्स के बारे में बात करनी है। आपने टेम्परेचर्स के बारे में बहुत डिटेल पढ़ा होगा। टेम्परेचर की मेजरमेंट हम सेंटीग्रेड में करते हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट हम केल्विन में करते हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट हम फ़ारेनहाइट में करते हैं। सो अब टेम्परेचर से रिलेटेड पास पेपर्स के क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। सबसे पहले देखिएगा एक क्वेश्चन है बेटा, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अच्छा ये ऑप्शंस किस में गिवन है? फ़ारेनहाइट में गिवन है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में गिवन है। याद करो आपके बुक में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 11.1 का पार्ट नंबर ए, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, क्या होता था याद करें, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 98.4 फ़ारेनहाइट। द वैल्यू इज 98.4 फ़ारेनहाइट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट। क्लियर? कोई इशू तो नहीं है किसी को? द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट। होप सो दैट कि ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा डील करना है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको कवर करवा दूं एमसीक्यूज के। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सवाल छोड़ते हैं सर, बात करते हैं काम की। आपको पता है कि फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर क्या होगा? इट मींस आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट ये इक्वल होता है 9/5 टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड प्लस 32। याद है? अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे यूज करूं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट को मैंने सेम लिखा 9/5, टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड की वैल्यू है 50, देन दैट इज देन प्लस विथ 32। अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं 5 1 5 एंड 5 10 50, इट मींस 9 मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से। किस तरह से? अगर मैं टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट को सेम लिखूं, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आपको पता वैल्यू आएगी 90 प्लस का 32। अगर 90 प्लस 32 करें तो वैल्यू क्या बनती है सर? 122 इन टर्म ऑफ फ़ारेनहाइट, 122 इन टर्म ऑफ फ़ारेनहाइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 122 फ़ारेनहाइट। कहता है भाई एक बॉडी है
जिसका टेम्परेचर हमें बता दिया गया। वो कहता है भाई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है सेंटीग्रेड स्केल के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, इसका टेम्परेचर क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। अगर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर हम इसे कन्वर्ट करवाएं फ़ारेनहाइट स्केल में तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने फॉर्मूला यूज किया द कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, द फॉर्मूला इज 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। हमने 9/5 को सेम लिखा, मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड की जगह पर 50 प्लस 32, इट मीन्स कैंसिलेशन करवाया 5 1 5, 5 10 50, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 90 प्लस 32, सम अप करेंगे 122। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर मेरा बेटा, क्लियर, समझ आ। अच्छा ऐसे मत करना कि यूं करके टिक कर रहे, इतना टिक नहीं करना, एक सिंपल सा एक मैनर में एक खूबसूरत सा आपने सर्किल कर दिया, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है। समझ आ रही बात। इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं, सो देखिएगा इसके बाद एक और सवाल है, द टेम्परेचर एट विच द सेंटीग्रेड स्केल कोइंसाइड्स विद द फ़ारेनहाइट स्केल एट व्हाट। आप याद करो बुक का एक न्यूमेरिकल है, ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज है बेटा, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज है ये सारे, एग्जाम के पास्ट पेपर्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक सवाल लिखा हुआ है आपके बुक में भी, एक सवाल है न्यूमेरिकल नंबर पेज नंबर 39, न्यूमेरिकल नंबर 11.1 पार्ट नंबर बी, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल बी कोइंसाइडेड। At what temperature do the Fahrenheit and centigrade scale be coincided? वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल आपस में कोइंसाइड कर जाता है। तो आपको ये ऑप्शन तो रटा हुआ होगा, न्यूमेरिकल की इस लेवल की आपने प्रैक्टिस की होगी। तो हमारे सामने इस वक्त ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन डी 40, ऑप्शन सी -40, ऑप्शन बी 100। वो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल बी कोइंसाइड। याद करो बेटा वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल आपस में कोइंसाइड कर जाता है। तो कहा जाता है -40 डिग्री ये वो टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड कर जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल बी कोइंसाइडेड। वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल आपस में कोइंसाइड कर जाता है। द टेम्परेचर इज -40। क्लियर। एक बात तो बताएं बेटा, आप सबको ये क्वेश्चन अभी जो करवाया जा रहा है इससे पहले आप लोगों ने टॉपिक भी पढ़ा, मतलब अब तक जो आपने पढ़ा है ये जो 3 महीने आपने सरवाइव किया है इस लॉकडाउन के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द तो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी और फिर पहले से ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन एक वैसे ही पूछ रहा हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप जब फिजिकल क्लासेस में आए तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मतलब आपने एक पहले से आपने फिजिकल क्लासेस करते थे फिर ऑनलाइन में आए तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, तो इंशाल्लाह ज़रूर पूछूंगा, सोच कर आइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है, 0 ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू, 0 on the Celsius scale is equal to, मतलब वो कहता है इस क्वेश्चन के अंदर 0 on the Celsius scale is equals to, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 इस 0 का मतलब ये एब्सोल्यूट 0 है। एब्सोल्यूट 0 ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट 0 जो होता है मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है। अगर यहां फ़ारेनहाइट होता तो 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल भी होता है। आपको पता है ना बेटा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ये इक्वल होता है 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल होता है 32 फ़ारेनहाइट के, विच इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। अगर ऑप्शन में यहां फ़ारेनहाइट होता तो हमारा ऑप्शन क्या बनता, बी बनता, लेकिन ऑप्शन केल्विन में है तो इट मींस केल्विन में जाओ तो 0 डिग्री इक्वल होता है 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन।
0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इक्वल होता है 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो इट मींस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 273 केल्विन। क्लियर? 273 केल्विन, इट मींस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के इक्वल होगा? अगर वो ऑप्शन फ़ारेनहाइट में देता तो हम कहते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, लेकिन उसने ऑप्शन हमें केल्विन में दिया, तो इट मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल होता है 273 केल्विन के ऊपर। क्लियर? इसके बाद आगे मूव करते हैं। एक और सवाल है हमारे सामने। यार ये क्वेश्चन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि पास पेपर्स का, ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। 33 इयर्स के पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं एमसीक्यूज के, वो क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा रहा हूं। एक सवाल लिखा हुआ ये है कि टू एंड ऑफ अ रॉड आर एट अ टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक रॉड है, ठीक है, हमने एक रॉड को सपोज किया, इसके दो एंड हैं, ये है ए, ये है बी। कहता है एक सपोज करते हैं इस रॉड का टेम्परेचर है, इस एंड का है -10 और इस एंड का टेम्परेचर है -30। अब एक बात बताओ, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है, वो उतनी छोटी होती है, और माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है। आपको पता होगा कि -10 और -30 में बड़ा कौन है? -10। छोटा कौन है? -30। क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी बन जाती है। तो इसका मतलब ये -10 है और ये -30। और आपको पता है हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो इट मींस ये -10 है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये -30 है, इसका टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? हॉट बॉडी, ये क्या होगा? हॉट बॉडी, और ये क्या होगा? कोल्ड बॉडी। क्लियर? अब एक बात बताएं, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब एक बात बताएं, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि हमेशा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर होती है। तो बताओ हॉट बॉडी कौन सी होगी? -10। कोल्ड बॉडी कौन होगी? -30। तो वो कहता है कि टू एंड ऑफ अ रॉड -10 एंड -30 हीट विल फ्लो फ्रॉम, हीट फ्लो होगी कहां से? अब बताइए बेटा, हॉट से कोल्ड पे जाएगी, यानी -10 से कहां पे जाएगी? -30 पर। ऑप्शन ए -10 एंड -30, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है -30 टू -10, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बोथ ऑफ अबव, डी में लिखा हुआ नन ऑफ अबव। तो इसका मतलब है आपको पता है कि हीट फ्लो होती है -10 से कहां पे जाएगी? -30 पर, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे जाएगी। अगर वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे जाए, फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर जाए, हॉट बॉडी से अगर वो कोल्ड बॉडी पर जाए, तो इसका मतलब हीट फ्लो होगी -10 से -30 पर। तो इट मींस -10 एंड -30, और एक ऑप्शन था -30 टू -10। ऐसा नहीं होता कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पर आए, ऐसा नहीं होता, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, -10 टू -30। ये जो एंड लिखा हुआ है ना, एंड, इसको काट के 2 कर दीजिएगा, ठीक है? इतना सा एक काम आपने करना है, ठीक है? हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? कोई टेंशन तो नहीं है बेटा? इसके बाद हम आगे चलें बेटा, समझ में आ गया? ओके। इसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए 485 केल्विन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आप एक बात बताएं, याद कीजिएगा, आपने पढ़ा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल होता है 212 फ़ारेनहाइट के। आपने स्केल पढ़ा होगा ना, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, और उस स्केल की एक डायग्राम हमने आपको दिखाई भी होगी। इस तरह से हम डायग्राम बनाते थे कि बेटा ये सेंटीग्रेड स्केल है, ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये एंड होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक होती है बेटा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, ये स्केल स्टार्ट होती है बेटा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और ये एंड होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जगह नहीं है, एक यहाँ पे बना रहा हूँ,
और आपने पढ़ा है एक होती है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल स्टार्ट होती है बेटा कहाँ पर, 273 केल्विन पर, और ये स्केल एंड होती है 373 केल्विन पर। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में लिखा था कि 0 डिग्री इक्वल होता है 32 फ़ारेनहाइट के, दैट इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। इसी तरह से अब उसने सवाल इनिशियल पॉइंट का नहीं पूछता, अब वो एंड पॉइंट का पूछता है। और कीजिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल होता है किसके, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और वो इक्वल होता है 373 केल्विन के। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और ये चीज इक्वल होती है 373 केल्विन के। सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है बेटा, सारे लॉजिकल पॉइंट्स के बारे में वो बात कर रहा है। ये सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये सारे लॉजिकल पॉइंट्स है, ये सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, और इन तमाम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के बारे में वो हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और ये इक्वल होता है 373 केल्विन के। सवाल क्या है अब ये सुनो, वो कहता है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के इक्वल होता है। आपको पता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इक्वल होता है किसके, 373 केल्विन के। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इक्वल होता है 373 केल्विन के। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ आ गई, लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट मौजूद है, आप कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग रखते हो, आपके लिए तमाम चीज आसान है। लेकिन उसके बावजूद हमने यहां पे क्वेश्चंस को डील कर लिया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3। अब हमें यहां पे बात करनी है टॉपिक नंबर 3 से रिलेटेड, और टॉपिक नंबर 3 से रिलेटेड हम यहां पे बात करते हैं, और टॉपिक नंबर 3 के बारे में हमें यहां पे कॉन्सेप्ट को डील करना है। टॉपिक 3 क्या है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, एरिया एक्सपेंशन के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में, उनके कोफिशिएंट्स के बारे में, अल्फा बीटा के बारे में, और इनकी एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले देखिएगा थर्मल एक्सपेंशन में पास्ट पेपर्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस used to keep option A temperature constant, option B entropy constant, option C heat constant, option D pressure constant। आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के अंदर, आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट के अंदर कि a thermostat is a device which is used to keep the temperature constant। a thermostat is a device which is used to keep the temperature constant। थर्मोस्टेट एक ऐसे डिवाइस को कहा जाता है जो हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। थर्मोस्टेट एक ऐसे डिवाइस को कहा जाता है जो हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन हम कहते हैं अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है भाई, ये भी पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है 1991 का। मैं ईयर नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं। एक सवाल है 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल होता है ऑप्शन ए 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर। सीएम को क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक मीटर। अब सवाल है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट। 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है, याद रखिएगा 1 क्यूबिक मीटर ये इक्वल होता है 10 की पावर 1 क्यूबिक मीटर इक्वल होता है 10 की पावर 6 मीटर के। सवाल आया कैसे, एक बच्चा मुझसे पूछता है सर कैसे, ये तो बता दें। मैंने कहा मेरा बच्चा अभी बताता हूं। देखो 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर ये इक्वल होगा किसके, 10 की पावर 3 मीटर क्यूब के, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर ये इक्वल होता है 1000 याद रखिएगा 1 क्यूबिक मीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 क्यूबिक मीटर, अच्छा पावर 3 को हमारे यहां क्यूबिक पढ़ते हैं। अच्छा हमारे यहां का मतलब मेरे घर की बात नहीं हो रही, हमारे यहां का मतलब फिजिक्स की बात की जा रही है। तो 1 इस पावर 3 को हम क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक, m को पढ़ते हैं मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर ये इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, सेंटीमीटर क्यूब के। क्लियर। तो 1 मीटर क्यूब ये इक्वल है
1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब अगर 1000 है तो ये क्या बनेगा 10 की पावर 3, क्योंकि अगर हम 1000 को लिखें तो इसका मतलब क्या होता है 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। अब सेंटीमीटर क्यूब था तो मैंने सेम लिख दिया। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं आपसे कि बेटा 1 क्यूबिक मीटर ये इक्वल होता है एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 क्यूबिक मीटर ये इक्वल होता है एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब के। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर क्लियर। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना, कहानी जो मैं नोट करवा रहा हूं, आपने अपनी कॉपी पे एमसीक्यूज को नोट करना है और एमसीक्यूज के सामने बिल्कुल राइट साइड पर जहां पे आपने रेफर का कॉलम ड्रॉ करते थे, जिसे आपने न्यूमेरिकल्स में और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर भी जो आपने पॉइंट्स में आपको नोट करवाता था, आप जो साइड पे नोट करते थे, और साथ साथ जो हर टॉपिक के अंदर हर टॉपिक में जो मैंने आपको साथ साथ एमसीक्यूज नोट करवाया था, तो वो सारी चीजें भी आप नोट करते थे। तो बिल्कुल सेम रफ वर्क के अंदर हर एमसीक्यूज के सामने आपने इसके ये कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये लाजमी नोट कीजिएगा, ताकि जब आप रिव्यू करें तो आपको आसानी हो। इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है सर, अ बायोमेटालिक थर्मोस्टेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सर एक बात तो बताएं, ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट क्या करता है, ये एप्लीकेशन है किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की, तो ये वर्क भी किस पे करेगा, थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। ये वर्क भी किसके ऊपर करेगा सर, ये वर्क करेगा थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल के ऊपर। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए लीनियर एक्सपेंशन, ऑप्शन बी थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन सी गैसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो वर्क करता है थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल के ऊपर। अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कीप अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कीप द टेंपरेचर कांस्टेंट। थर्मोस्टेट एक ऐसे डिवाइस को कहा जाता है जो टेंपरेचर को कांस्टेंट रखता है। अभी थोड़ी देर के लिए स्लाइड चली गई थी, तो खैर उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ये आना जाना लगा रहता है, ये जिंदगी का हिस्सा है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। कुछ लोग हमारे आसपास मेरे ऐसे हैं अभी जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो खैर उनके मामलात को हम इग्नोर करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। हम आगे चलते हैं। सो इसके बाद देखिएगा एक और सवाल मैंने कंसिडर किया, क्वेश्चन क्या है बेटा पास्ट पेपर्स का, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन is intrinsic quantity, b thrice of coefficient of linear expansion, 1/3 of the coefficient of linear expansion, thermometric property। वो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बीटा। वो कहता है बीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है बीटा किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा इक्वल किसके होता है, 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट मींस बीटा इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। अगर ये इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के, सो इट मींस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, thrice of the coefficient of linear expansion. It means the coefficient of volume expansion is equals to 3 times of the coefficient of linear expansion. Coefficient of volume expansion ये equal होता है coefficient और 3 times of the coefficient of linear expansion के। Clear? Okay. इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है, सवाल क्या लिखा हुआ है देखिएगा, सवाल कुछ ये है कि which type of strip of metal are used in bimetallic strip। भाई बाईमेटालिक स्ट्रिप में हम किस तरह के स्ट्रिप को यूज करते हैं, एक मतलब रिव्यू करवाता हूं बाईमेटालिक स्ट्रिप को। सर बाई का मतलब क्या होता है, 2, मेटालिक का मतलब होता है मेटल। स्ट्रिप कहते हैं एक ऐसे मटेरियल को जिसके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद हो। इलास्टिसिटी का मतलब वो बेंड हो सकता हो। तो इट मींस बायोमेटालिक स्ट्रिप एक ऐसा स्ट्रिप जो कंसिस्ट हो 2 मेटल के ऊपर। अगर 2 मेटल पे वो कंसिस्ट होगा तो उसके पास 2 डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यूज होगी। तो ऑप्शन ए में कहता है डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डिफरेंट साइज, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट शेप। इट मींस कहने का मतलब यहां पर यह है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रिप, सवाल ये लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ स्ट्रिप ऑफ मेटल आर यूज इन बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप आपको पता है हर एक मेटल की एक डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यूज होती है, हर एक मेटल की एक डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू होती है। अगर बायोमेटालिक में हमने 2 मेटल को यूज किया तो इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी क्या होगा, 2 होगा। इट मींस
कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी कितने होंगे, 2 होंगे, 2 डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होंगे, दैट्स व्हाई डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, different coefficient of thermal expansion. A bimetallic strip, a strip which consists of 2 metal having different coefficient of thermal expansion is called bimetallic strip. ये तो definition ही होती है bimetallic strip की. अगर ये definition bimetallic strip की होती है, that's why a strip which consists of 2 metal and having different coefficient of thermal expansion, a strip which consists of 2 metal and having different coefficient of thermal expansion is called bimetallic strip. It means द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये बार बार स्लाइड को बंद करके मुझे बोला जा रहा है कि बेटा बस कर दो, टाइम बहुत ओवर हो गया है, तो फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और हम आगे के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट होगा बेटा गैसेस लॉ, और इंशाल्लाह कल हम गैसेस लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हर एक टॉपिक को अच्छे से रिव्यू कीजिएगा, जहाँ तक पॉसिबल हो हर एक टॉपिक को अच्छे से रिव्यू कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो फ़ौरन डिस्कस कीजिएगा, हम सब यहाँ पे हाजिर है बेटा। आप जिस तरह से आपको जो इशू हो, जो भी आपने कन्फ्यूजन हो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।